Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about India-Indonesia relation. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे निकले हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने इंडोनेशिया को विजिट किया है। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को भी विजिट करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच में अगर हम रिलेशंस की बात करें तो बोथ कंट्रीज साइंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन 2018 and now after this recent visit 20 more agreements have been signed between the two countries in order to elevate the ties further. जो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच में साइन किए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस के फील्ड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, जिसके अंतर्गत इंडिया विल नाउ बी सप्लाइंग ब्रह्मोस मिसाइल टू इंडोनेशिया। इस तरीके का एग्रीमेंट भारत और भी साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ जैसे कि फिलीपींस एंड वियतनाम के साथ कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल विल ऑल्सो बी प्रोक्योर्ड बाय इंडोनेशिया फ्रॉम इंडिया। डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रमोट करते हुए नाउ यूपीआई ऑफ इंडिया विल बी इंटीग्रेटेड विथ इंडोनेशियाज पेमेंट इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी was also conferred with Indonesia's highest honor, Bintang Adipurna in Jakarta of Indonesia. फर्दर अगर हम देखें और कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो कनेक्टिविटी रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है वो है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ सबांग पोर्ट। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सबांग इज द नदर्न टिप ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पे बांदा आके रीजन है इंडोनेशिया का, उसके अंदर सबांग पोर्ट है। दिस सबांग पोर्ट इज हार्डली अबाउट 100 माइल्स अवे फ्रॉम इंडियाज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे भारत अपना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, उसके लगभग 100 माइल्स के आसपास है सबांग पोर्ट। एंड नाउ इंडिया हैज गॉट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सबांग पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया एज वेल। तो सबांग पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में कनेक्टिविटी तो स्ट्रांग होगी ही, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। सबांग पोर्ट कैन बिकम एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट या नोडल सेंटर इन इंडियाज डायमंड ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। तो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी किस कॉन्टेक्स्ट में आता है वो भी जरा समझते हैं। यू सी, भारत के अराउंड चाइना ने कई सारे पोर्ट्स डेवलप किए हैं अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे कि क्याकफाओ पोर्ट इन म्यांमार, चितगोंग पोर्ट इन बांग्लादेश, हम्बनतोता पोर्ट इन श्रीलंका, माले पोर्ट इन मालदीव एंड ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान। These ports as per China has been developed with the economic goal only. लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विथ हेल्प ऑफ दीज पोर्ट्स, बिकॉज दीज आर बाई फंक्शनल पोर्ट्स, इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन यहाँ पे नेवल शिप्स भी डॉक कर सकते हैं। मतलब इन सम कंटिजेंट सिचुएशन चाइना की नेवी भी यहाँ पे अपने शिप्स ला करके डॉक कर सकती है। तो बिकॉज ऑफ दिस बाई फंक्शनैलिटी, सेवरल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट इन पोर्ट्स को चाइना ने ड्यूअल पर्पस से डेवलप किया है, वन इकोनॉमिक ऑफ कोर्स एंड सेकेंड इज स्ट्रैटेजिक। इन पोर्ट्स की मदद से चाइना भारत को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। इसी चाइना के इम्प्लिसिट अप्रोच को, चाइना ने कभी इसको ऑफिशियली माना नहीं है, लेकिन चाइना के इस इम्प्लिसिट अप्रोच को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो कहीं ना कहीं भारत भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को लेकर के काफी अवेयर है एंड इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्रेट फॉर इटसेल्फ। और इस कारण से इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अ लार्जर सर्कल, जिसमें भारत और भी कई सारे पोर्ट्स अराउंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डेवलप कर रहा है, ताकि अगर कोई कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई तो भारत दोनों साइड से चाइना को कंट्रोल कर पाए, काउंटर कर पाए, स्पेशली इन इंडियन ओशन। तो वही डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी कही जाती है भारत की।
जिसमें इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अ लार्जर सर्कल अराउंड चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। उसमें अलग अलग पोर्ट्स डेवलप कर रहा है भारत, जैसे कि चाबहार पोर्ट इन ईरान, दकम पोर्ट इन ओमान, सीचे सेचिल्स में अजम्पशन आइलैंड को डेवलप कर रहा है। अब नाउ सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया एंड चांगे पोर्ट इन सिंगापुर। कलेक्टिवली दीज विल फॉर्म इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये जो सबांग पोर्ट को डेवलप करने का एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसका कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंस तो है ही, इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। साथ ही साथ इंडोनेशिया के साथ अपने रिलेशंस को अगर हम डीपेन करते हैं तो उसका इकोनॉमिक फ़ायदा है। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि सिंस इंडोनेशिया हैज़ लार्जेस्ट इस्लामिक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इंडोनेशिया में रहते हैं, और भारत और इंडोनेशिया के रिलेशंस अगर अच्छे होते हैं तो चाइना जो एक नैरेटिव क्रिएट आई एम सो सॉरी पाकिस्तान जो एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है ग्लोबल ऑर्डर में, दैट इंडिया इज एन एंटी इस्लामिक कंट्री, वो नैरेटिव डिफीट होगा। सो दैट इज अनदर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन। ties with Indonesia will counter Pakistan's narrative to project India as an anti-Islamic country, since Indonesia has world's largest Islamic population. क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में भी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन की जाएगी, एंड इंडिया विल इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स इन इंडोनेशिया। इकोनॉमी के फील्ड में अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया इज लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडोनेशिया इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पाम ऑयल टू इंडिया। तो ये सब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इंडोनेशिया का, और इस कारण से दोनों देशों के बीच में और फर्दर कन्वर्जेंस डेवलप किया जा रहा है। एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया हैज़ अग्रीड टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ हाई क्वालिटी वीट सीड्स टू इंडोनेशिया। एजुकेशन सेगमेंट में बात की जाए तो IIM बेंगलुरु विल एस्टैब्लिश अ कैंपस इन इंडोनेशिया। सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी, अब चूंकि मेंस एग्जाम आ रहा है तो ये सब टर्म्स थोड़ा पिक करना शुरू कीजिए, सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी एंड ऑल। तो सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करते हुए इंडिया एंड इंडोनेशिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन देयर टाइज। इसमें भारत ने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, जैसे इंडिया हैज प्रॉमिस्ड टू रीस्टोर प्राम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन योगाकार्टा इंडोनेशिया। तो ये प्राम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंडोनेशिया में है, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में भी आप कल्चरल या सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी में इसका जिक्र कर सकते हैं। साथ ही साथ ईयर 2027 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टैगोर देवांत्रा ईयर ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी। साल 2027 को दोनों ही देश सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज इट मार्क्स 100 years ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर्स हिस्टोरिक टूर ऑफ इंडोनेशिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1927 में साउथ ईस्ट एशियन देशों का दौरा किया था, उसमें वो इंडोनेशिया भी गए थे। वहाँ वो इंडोनेशिया के एजुकेशन रिफॉर्मर देवांत्रा से उन्होंने मुलाकात की थी, और दोनों ने एजुकेशन रिलेटेड नए आइडियाज़ पर डिस्कशन किया था। इसी इंटरैक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए, इसके 100 साल पूरे हो गए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए दोनों ही देश साल 2027 को सेलिब्रेट करेंगे आज टैगोर देवांत्रा ईयर ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडोनेशिया हैज इमर्ज्ड एज की पिलर्स ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ध्यान दीजिएगा, मेंस में अक्सर खासकर जो 15 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पहला स्टेटमेंट होता है या पहला पार्ट जो होता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है स्टेटमेंट है, तो आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा जस्टिफाई करना है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो रिलेशंस हैं कैसे वो स्ट्रेंथन हुए हैं इन रिसेंट टाइम, खासकर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं कि तो स्टेटमेंट दिया इसको क्या जवाब देना, आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा फर्दर इलाबोरेट करना होगा, कुछ और फैक्ट्स या पॉइंट्स अपने तरफ से ऐड करने होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन कहता है कि इन द लाइट ऑफ रीसेंट एग्रीमेंट साइंड ड्यूरिंग
Prime Minister's visit, examine significance of India-Indonesia relations for strategic, economic and cultural interest. अब पहले इस आंसर का अप्रोच कैसा होना चाहिए? पहले इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलेबोरेट किया, फिर रिसेंट एग्रीमेंट्स के बारे में बातचीत की, और रिसेंट एग्रीमेंट को कम से कम 3 हेड में डिवाइड करना कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा और कल्चरल इंटरेस्ट कैसे प्रमोट होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं, कुछ फैक्ट के साथ आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है इंडोनेशिया, साथ ही साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, प्लस इट इज लोकेटेड स्ट्रैटेजिकली नियर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये सब की मदद से, इन 3 पॉइंट्स की मदद से आप सिग्निफिकेंस हाईलाइट कर सकते हैं इंडोनेशिया का। फिर आप कह सकते हैं कि इन सब सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए भारत और इंडोनेशिया ने आपस में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया 2018 में। फिर उसको फर्दर ले जाते हुए आप कहेंगे कि रिसेंटली इन 2026 आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट बोथ कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू फर्दर एलिवेट देयर टाइज। तो इससे क्या है कि आपका एक आंसर में फ्लो बना रहेगा, पहले पार्ट के साथ दूसरे पार्ट को आप एक फ्लो में आगे लेकर के जा रहे हैं कि ये सब सिग्निफिकेंस थे, इस कारण से 2018 में हमने एग्रीमेंट साइन किया, 2026 में इसको हम लोग फर्दर डेवलप कर रहे हैं। फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा कीजिए। रिसेंट डेवलपमेंट में कम से कम इन 3 हेडिंग्स में तो जरूर बातचीत कीजिए, क्योंकि सवाल में पूछा है। तो स्ट्रेटेजिक लिख करके बोल्ड बॉक्स बनाइए, इकोनॉमिक लिख करके बॉक्स बनाइए, कल्चरल लिख करके बॉक्स बनाइए, और फिर एक एडिशनल अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन करके भी आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं तो ये जो भी मैंने डिस्कशन किया है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रैटेजिक में ही आप डिफेंस को भी ला सकते हैं, उसके अलावा आप कनेक्टिविटी में डिफेंस को ला सकते हैं। मतलब कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजिक के अंदर ही कनेक्टिविटी को ला सकते हैं। आप चाहें तो कनेक्टिविटी को इकोनॉमिक हेड के अंदर ला सकते हो। तो बेसिकली सवाल ने 3 हेड में पूछा है, तो 3 अलग अलग बॉक्सेस बनाने हैं, और ये सारे जो एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस हैं, इसको 9 मैंने पॉइंट्स बताए, लेकिन इनको ओवरऑल 3 एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस में आपको उसको कंडेंस करना है। ठीक है, फिर थोड़े से चैलेंजेस बता देने हैं कि व्हाट आर द रिसेंट चैलेंजेस। तो चैलेंजेस है ऑफ कोर्स चाइना का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडोनेशिया। चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया हुआ है इंडोनेशिया में, चाइना से बहुत सारा सामान खरीदता है इंडोनेशिया, इस कारण से प्रो इंडिया होना इंडोनेशिया के लिए काफ़ी हद तक इवन एट द कॉस्ट ऑफ चाइना काफ़ी कठिन होगा। चाइना का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी, इस कारण से भारत अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस करेगा इंडोनेशिया के साथ, तो चाइना माइट ट्राई टू रिटेलिएट एंड माइट ट्राई टू क्रिएट गलवान वैली लाइक सिचुएशन। एक इशू जो है वो हमेशा ही हर एक इंडिया और किसी दूसरे देश के रिलेशंस के बीच में आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, जेनरिक पॉइंट है कि स्लो इंप्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। हम लोग कनेक्टिविटी एग्रीमेंट साइन तो कर लेते हैं कि हम ये पोर्ट डेवलप करेंगे, जैसे चाबहार पोर्ट डेवलप करेंगे, लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट टाइमली मैनर में नहीं करते। ये चाइना के लिए एक एडवांटेज है कि चाइना बहुत टाइम बाउंड फैशन में प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है, और हमारे लिए वो एक इशू है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। एक और कंसर्न है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, वो है ट्रेड इम्बैलेंस। इंडोनेशिया बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करता है और भारत उतना सामान एक्सपोर्ट नहीं करता इंडोनेशिया में, तो ट्रेड डेफिसिट है भारत का, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कन्वर्जेंस विद इंडोनेशिया से हो सकता है कि वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाए। वे फॉरवर्ड फास्ट ट्रैक ऑफ साबांग पोर्ट डेवलपमेंट एंड ऑल, लोकल ट्रेड, लोकल करेंसी में ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे भारत को भी कुछ मौका मिल सकता है अपने सामान को एक्सपोर्ट करने में इन इंडोनेशिया। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इंडोनेशिया कैन सर्व एज ए पाइवोट इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी या इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जहां पे इंडिया वांट्स टू कीप इंडो पैसिफिक रीजन ओपन एंड गाइडेड बाय रूल बेस्ड ऑर्डर। तो ये जो कंक्लूजन है ना, ये किसी भी साउथ ईस्ट एशियन देश के साथ अगर प्रश्न आ जाए कि इसके साथ हमारे रिलेशन जरूरी क्यों है, तो उसमें आप इस कंक्लूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक्ट ईस्ट एशिया के लिए, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के लिए ये देश हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो अगर इंडोनेशिया पे प्रश्न आया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे आया, आप इसके साथ कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज। अच्छा, एक बात तो और मैं बता दूं कि 15 मार्कर का प्रश्न है, इवन 10 मार्कर के भी होता तो इंटरनेशनल रिलेशंस के जवाब में आपको मैप बनाना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को दिखाते हुए, जैसे साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया, सबांग पोर्ट, ये सब दिखाते हुए मैप जरूर बनाना चाहिए, 1 या 2। 10 मार्कर में 1, 15 मार्कर में आप 2 बना सकते हैं। इंडियाज G-2 स्ट्रैटेजी,
नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये जो टर्म है G-2 स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया, ये एक इनफॉर्मल टर्म है, मतलब इसको भारत सरकार ने ऑफिशियली या फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है, बट दिस टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट सी राजा मोहन। सी राजा मोहन साहब के कई सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इंडियाज इमर्जिंग अप्रोच इन द इंडो पैसिफिक रीजन। भारत का जो अप्रोच है इंडो पैसिफिक रीजन में आजकल वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको एक्सप्लेन करते हुए ये टर्म कॉइन किया है सी राजा मोहन साहब ने। इस पे मेंस में सवाल आ सकता है, और नहीं भी आया तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। इंडियाज अप्रोच इन इंडो पैसिफिक रीजन G-2 अप्रोच। क्या है G-2? G-2 अप्रोच के हिसाब से इंडिया इज बिल्डिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप with the significant countries in Indo-Pacific area, especially around Asia Pacific, excluding US and China. चाइना और अमेरिका को छोड़ करके बाकी देशों के साथ भारत अपनी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, और इसी अप्रोच को नाम दिया गया है G-2 स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया। इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट ए ग्रेटर स्ट्रैटेजिक स्पेस फॉर इटसेल्फ विच इज समहाउ क्राउडेड बाय यूएस एंड चाइना। अमेरिका और चाइना ने ऐसा माहौल बना रखा है कि पूरी दुनिया बस इनसे ही है, और सारी दुनिया को बस इन्हीं के बारे में सोचना चाहिए, इनकी अब पॉलिसी और इनके अप्रोच के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना चाहिए। इंडिया वांट्स टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, दिस पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया वांट्स टू क्रिएट ए स्पेस फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, गाइडेड बाय इंडिया। और इसी कारण से इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इट्स cooperation with ASEAN countries, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। इन देशों के साथ भारत अपना कन्वर्जेंस मजबूत कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स G-2 स्ट्रैटेजी, ऐसा ही अप्रोच कहीं ना कहीं इन देशों का भी है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू रेसिप्रोकेट, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर समहाउ स्ट्रैंगुलेटेड बाय द डोमिनेंस ऑफ US and China in global order. All these countries are looking forward to create space of their own. अब भारत की तरफ से G-2 स्ट्रैटेजी के अंतर्गत जो रिसेंट एक्शंस हैं वो क्या क्या देखे जा सकते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री का विजिट टू इंडिया, इंडिया होस्टेड जापान्स प्राइम मिनिस्टर, एंड नाउ PM मोदी इज ऑन विजिट टू इंडोनेशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दीज कुड बी द रिसेंट स्टेप्स फ्रॉम इंडिया इन द डायरेक्शन ऑफ G-2 स्ट्रैटेजी। G-2 स्ट्रैटेजी हम क्यों अडॉप्ट करना चाह रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना US ड्यूओपोली इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। कभी कभार चाइना और US की जो ड्यूओपोली है या डोमिनेंस है इन द जियो पॉलिटिक्स, इसको कहा जाता है G2 ऑर्डर। समटाइम्स इट इज सेड दैट ग्लोबल ऑर्डर इज गाइडेड बाय G2। तो वी वांट टू ब्रेक दिस ऑर्डर या ब्रेक दिस ड्यूओपोली। इसी कारण से वर्ल्ड कंट्रीज आर अडॉप्टिंग G-2 कि इनको छोड़ करके बाकी सब आपस में कन्वर्जेंस करो। इट विल रिड्यूस आवर वल्नरेबिलिटी बिकॉज ऑफ US चाइना टेंशंस। अभी पूरी दुनिया इसी चिंता में रहती है कि अमेरिका ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया, टैरिफ लगा दिए, दोनों ही देशों के बीच में टैरिफ वॉर शुरू हो गया। फिर तो इन दोनों देशों की जो हॉस्टिलिटी का इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक हॉस्टिलिटी का इम्पैक्ट मेनली, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। And that is why we want to reduce their significance, reduce our dependency on them, and that is how it will reduce our vulnerability because of the strategic hostility between them. Indirectly भारत का फायदा ये है कि it will help in curbing China's rise without direct confrontation. हम नहीं चाहते कि चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे ग्लोबल ऑर्डर को, because we share a direct boundary with China and we don't want China to become very powerful, because in that case China is considered as all weather friends of Pakistan. all weather friends हैं ये दोनों, और फिर पाकिस्तान के थ्रू वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो चाइना के राइज को भी कर्व करना चाहता है भारत। रीजनल सप्लाई चेन अपना हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं बाकी देशों के साथ, ताकि हमारा डिफेंस कोऑपरेशन कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भारत का जो लक्ष्य है, भारत का जो विजन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो है मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। वो विजन हासिल होता है व्हेन इंडिया फॉलोज G-2 स्ट्रैटेजी। तो G-2 स्ट्रैटेजी पे अगर सीधा सीधा मेंस में प्रश्न नहीं भी आया तब भी आप इसका कहीं ना कहीं जिक्र कर सकते हैं।
इसके ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next topic is about BRICS nation adopt Guwahati Declaration, important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. टॉपिक के हेडिंग से ही आपको समझ आ रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज के जो हेड ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज हैं उन्होंने आपस में मुलाकात की इन गुवाहाटी असम और वहां पे दे अडॉप्टेड गुवाहाटी डिक्लेरेशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुवाहाटी डिक्लेरेशन इज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कॉम्बैटिंग इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. तो बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल रूट्स के थ्रू हो रहा है, उसको कर्व करने का लक्ष्य रखा गया अंडर गुवाहाटी डिक्लेरेशन. फोकस है यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग पे. ब्रिक्स कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे. साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो इंटरनेशनल लॉ हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, उसके हिसाब से ब्रिक्स कंट्रीज अपने अपने यहाँ पे नेशनल लॉज बनाएंगे. साथ ही साथ फोकस विल बी ऑन प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल. भारत ने इस समिट के दौरान कहा कि इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग्स. साथ ही साथ इंडिया हैज अडॉप्टेड नेशनल एक्शन प्लान फॉर 3 years फ्रॉम 2026 to 2029 विद द एम ऑफ ब्रेकिंग डाउन ड्रग सप्लाई चेन. तो फोकस यहाँ पे रहेगा ऑन डिसमेंटलिंग. एज पर दिस नेशनल एक्शन प्लान फोकस विल बी ऑन डिसमेंटलिंग क्रिमिनल ड्रग नेटवर्क एंड क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग अब्यूज. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑपरेशन अमिस्ताद. अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, ऑपरेशन अमिस्ताद वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया in order to support Venezuela after a devastating earthquake hit Venezuela last month. It was India's humanitarian assistance and disaster relief mission. अब ये ऑपरेशन अमिस्ताद पे सीधा सीधा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसका मेंस में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए. This can be used as an example to support the idea that India is always first responder during international disaster. It also highlights India's commitment to its ethos या principle of Vasudhaiva Kutumbakam. The earth is one big family. The world is one big family. तो वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा ethos है, हमारे संस्कार का हिस्सा है, उसका मैनिफेस्टेशन दिखता है ऑपरेशन अमिस्ताद. इट ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज लैटिन अमेरिका रिलेशंस. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. प्रोजेक्ट 17A दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स डेवलप किए जा रहे हैं और कुछ डेवलप किए जा रहे हैं मझगांव डॉक में इन मुंबई और कुछ कोलकाता गार्डन रीच में डेवलप किए जा रहे हैं. तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. डाइवेस्टमेंट रेफर्स ओनली टू द सेल ऑफ स्टेक्स और एसेट्स इन गवर्नमेंट entities. This is wrong. Divestment is a generic term and disinvestment refers to sale of stake of assets by any public or private entity. This is also wrong. दोनों रिवर्स किया हुआ है. तो करेक्ट आंसर विल बी डी. विजिंजम पोर्ट से रिलेटेड जो प्रश्न आया था यूपीएससी में, नाम से ही देखिए सरल प्रश्न था, यूपीएससी ने पूछा था. विजिंजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल सी पोर्ट है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि एक्सक्लूसिवली ऑन डोमेस्टिक कार्गो हब. दूसरा, फोकस प्राइमरीली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म, ये भी गलत है. ट्रांसशिपमेंट के लिए है ऑन कंटेनर शिप, तो ये भी गलत है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकंड हाउस या होम टू एशियाटिक लायंस, करेक्ट. एंड वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान. दिस इज रॉन्ग. इट इज लोकेटेड इन गुजरात. ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, बट ऑक्टेन नंबर इज क्वालिटी ऑफ पेट्रोल फ्यूल, नॉट डीजल फ्यूल. इस कारण से दूसरा स्टेटमेंट गलत है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.